वो जलसा जो एक जगह पे होना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की वजह से लगा ऐसे कि पूरे शहर में वो जलसा हो रहा है। लेट मी रिपीट दिस, मैं ये दोबारा दोहराता हूँ कि हमने अपनी जिंदगियों में पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसे मनाजिर नहीं देखे। असल क्रेडिट जाता है सिंध की अवाम को, कराची की अवाम को, जिस तरीके से वो बाहर निकले और जिस तरीके से वो जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने। और इस दौरे के बाद एक दफ़ा दोबारा जो है हुकूमत मेरे ख्याल में बैठ गई होगी कि ड्राइंग बोर्ड सामने रख के कि अब दोबारा कैसे पीटीआई को ख़त्म किया जाए। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मनाजर जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये कराची में सोहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट है और उसके बाद उन्होंने जलसे से भी खिताब किया। वो जलसा जो एक जगह पे होना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की वजह से लगा ऐसे कि पूरे शहर में वो जलसा हो रहा है। क्योंकि पहले तो एक जगह पे कहा गया था कि यहाँ पे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, लेकिन जिस किस्म का रिसेप्शन सोहेल खान आफरीदी साहब को मिला कराची में, उसके बाद हैदराबाद में, कोटरी में, सारे मनाजर पूरी कौम ने देखे, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने शेयर किए। उसके बाद शायद ये कोशिश की गई कि एक जगह पे जलसे की इजाजत ना दी जाए ताकि ज्यादा लोग बाहर ना निकल सकें। लेकिन मेरी नजर में अगर एक जगह पे जलसा हो जाता तो शायद एक ही जगह पे लोग आते, लेकिन जो मनाजर हमने रात को देखे वो गैर मामूली मनाजर थे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको याद होगा कि जब सोहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया था कि वो कराची जा रहे हैं, मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर बार बार आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि कराची से आपको गैर मामूली मनाजर देखने को मिलेंगे। और फिर आपने देखा उससे पहले, यानी कल से पहले भी हमने वहां पे बहुत कुछ देखा, लेकिन कल जिस तरह जलसा हुआ, जिस तरीके से वो जलसे में पहुंचे, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, ये वो सियासी जमात है जिसको 3 सालों से सियासी तौर पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लीडर की किसी ने 2 साल से ना तस्वीर देखी है ना आवाज सुनी है, और ये काम उसका कारकुन है जो दूसरे सूबे से उठ के आया है। उसके साथ जिस किस्म का मोहब्बत का इजहार सिंध की अवाम ने किया, कराची की अवाम ने किया, ये गैर मामूली चीज है। ये पाकिस्तान की सियासत में हमने अपनी जिंदगियों में ये कभी भी नहीं देखा। लेट मी रिपीट दिस, मैं ये दोबारा दोहराता हूं कि हमने अपनी जिंदगियों में पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसे मनाजिर नहीं देखे। हमने देखा है कि शहीद बीबी आई हैं तो लोगों ने प्यार का इजहार किया, मियाँ साहब बाहर निकले तो लोग साथ निकले, खान साहब साथ बाहर निकले तो लोग उनके साथ निकले। लेकिन एक कारकुन के साथ, एक ऐसा कारकुन और एक ऐसे वक्त में कि जब उसका अपना लीडर जेल के अंदर है और 2 साल से उसकी किसी ने ना तस्वीर देखी है ना आवाज सुनी है, उनकी जमात के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन फिर भी अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली। हमने ये देखा कि माजी के अंदर पाकिस्तानी लीडरान के लिए निकलते थे, कोई भुट्टो साहब के लिए निकलता था, कोई शहीद बीबी के लिए निकलता था, मियाँ साहब को लोग देखने आते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जेल में बंद एक लीडर के नुमाइंदे को देखने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। और आपने इससे पहले भी देखा कि कोई भी शख्स अगर कोई उनका वकील बनता है तो वो पॉपुलर हो जाता है, कोई उनका नुमाइंदा बनता है वो कितना पॉपुलर होता है वो आपने इस दफा देख लिया। तो ये गैर मामूली मनाजर थे जो हमने कराची से देखे, ये दोबारा आप देखें। ये सोहेल आफरीदी जलसे में जब जा रहे हैं, ये रास्ते में उनका इस्तकबाल हो रहा है। क्या आपने कराची के अंदर किसी और जमात के इस किस्म के मनाजर देखे? इवन के जब एमक्यूएम बहुत ज्यादा मकबूल थी, एमक्यूएम को बहुत ज्यादा वोट पड़ता था, तो उनका कोई आम कारकुन, उनका कोई आम लीडर जाके इतना बड़ा मजमा इस तरह नहीं जमा कर सकता था। हाँ, अल्ताफ भाई को सुनने के लिए लोग आते थे, और अल्ताफ भाई ने वैसे जो सोहेल आफरीदी साहब ने करके दिखाया है उसके तो मोहतरफ अल्ताफ भाई भी हमें नजर आए। बल्कि मैं उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इस हवाले से क्या लिखा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान बाहिम्मत वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कराची, हैदराबाद, जामशोरो के दौरे करके अवाम को जिस तरह मोबिलाइज किया है, इससे सोहेल आफरीदी ने साबित किया कि वो इमरान खान का सच्चा, मुखलिस और बहादुर सिपाही है। लोग बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जो मुखलिस होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते और आगे बढ़कर एलानिया अमल करके दिखाते हैं। अब तक पीटीआई की क़यादत इमरान खान की गिरफ्तारी और 9 मई के वाकयात के बाद 2.5 सालों में 1-2 जलसों के अलावा ऐसा कोई पावर शो नहीं कर सकी जैसा सोहेल आफरीदी ने अमली तौर पे करके दिखाया। काश के पीटीआई की वो क़यादत जो जेल से बाहर है, वो अगर जुर्रत और हिम्मत करके ऐसे अवामी पावर शो करती
تو عمران خان آج جیل سے باہر ہوتے. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن جس طریقے سے سہیل آفریدی نے ساری چیز کو کیری کیا ہے، اس میں دیکھیں نا سہیل آفریدی بھی ہے، ساتھ اس کی ٹیم بھی ہے، اس میں شفیع جان ہے، مینا خان آفریدی ہے، نعیم حیدر پنجوتا ہے، آپ نے دیکھا وہاں پہ شاہد خٹک آپ کو نظر آیا، یہ سارے لوگ آپ کو نظر آئے. پھر ادھر دیگر لوگ بھی آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نظر آئے، ریحانہ ڈار صاحبہ بھی نظر آئیں، شوکت بسرا صاحب بھی نظر آئے. حلیم عادل شیخ کو کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے چیزوں کو انہوں نے وہاں پہ آرگنائز کیا. اسی طریقے سے فہیم خان، دیگر ان کے جو MNA حضرات ہیں کراچی سے، وہ بھی ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے. اور اصل کریڈٹ جاتا ہے سندھ کی عوام کو، کراچی کی عوام کو، اور جس طریقے سے وہ باہر نکلے اور جس طریقے سے وہ جمہوری پروسیس کا حصہ بنے، ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے. آلدو کہ سہیل آفریدی صاحب نے کافی گلے شکوے بھی کیے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ وہ حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. اپنا جو انہوں نے خطاب کیا وہاں پہ عوام سے، وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا اور سندھ میں بھی سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا. اس کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ خیبر پختونخوا میں ہوگا. ہم سٹریٹ موومنٹ کے ذریعے عمران خان کا پیغام پورے ملک میں پہنچائیں گے. میں سندھ کے عوام کا مشکور ہوں اور کراچی کے عوام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عوام نے نکل کر ثابت کر دیا کہ قوم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ آج آ کر دیکھ لیں. جس دن عمران خان نے پیغام دیا عوام تیار ہے اور نکلے گی. کراچی کے عوام نے آج ثابت کیا کہ بغیر سہولیات کے بھی جلسہ ہو سکتا ہے. سندھ حکومت نے رکاوٹیں ڈالی مگر عوام نے تمام رکاوٹیں ہٹا کر جلسہ کامیاب بنایا. آج لاکھوں کے مجمع کے ساتھ کراچی کے عوام نے ثابت کر دیا کہ کراچی کے نمائندہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. جو لوگ جمہوریت کے دعوے دار تھے وہ جمہوریت پسند ثابت نہیں ہوئے. سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بےرحمتی کی ہے جسے عوام کبھی معاف نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی نے دوسروں کے ساتھ مل کر آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی آمریت قائم ہے. عوام ڈی چوک جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ کل بھی جب سہیل آفریدی کراچی میں خطاب کر رہے تھے، وہاں پہ عوام کے سامنے کھڑے تھے تو وہاں پہ بھی نعرے لگ رہے تھے ڈی چوک ڈی چوک. جدھر بھی وہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ڈی چوک ڈی چوک، اس قسم کے نعرے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عوام ڈی چوک جانے کے لیے تیار ہے، صرف عمران خان کی کال کا انتظار ہے. عوام کو تیار رہنا ہے اور یہی جذبہ اور جنون برقرار رکھنا ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے حقوق ختم کرے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھا جائے. جب بھی عمران خان کا حکم ہوگا ہم اسی کے مطابق نکلیں گے. سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ہمارے راستے روکے گئے مگر ہمارا حوصلہ نہیں توڑا جا سکتا. تو سہیل آفریدی صاحب نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بہترین وہاں پہ پاور شو کیا. اور میری ایک کراچی کے صحافی سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے مناظر کو. انہوں نے کہا کہ انبلیویبل، انہوں نے کہا کہ ناقابل یقین مناظر ہیں جو ہم نے کراچی کے اندر دیکھے، جو ہم نے سندھ میں دیکھے. میں نے کہا کہ بھائی لوگ تو بی بی آئی تھیں، ان کا بہت بڑا استقبال ہوا تھا، دیگر لیڈران آتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس ماحول کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت گزر رہی ہے، یعنی جس قسم کا ماحول ان کے حوالے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ترجمان مشرف زیدی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جہاں پہ حکومتی شخصیات بات کرتی ہیں، معتبر لوگ بات کرتے ہیں، وہ سہیل آفریدی کی تصویریں دکھا کے کہتے ہیں یہ ملک اور قوم کا دشمن ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں وہ ویسی ہیں. اس ماحول کے اندر اتنا بڑا اس کو استقبال ملنا، اتنی زیادہ اس کو محبت ملنا، اتنی زیادہ عوام کا باہر نکلنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ غیر معمولی مناظر تھے اور سندھ کی حکومت جو ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ لوگ اس قسم کا رسپانس دیں گے. وہاں پہ جن لوگوں کی بات ہوئی حکومتی دوستوں سے، جس صحافی سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایک حکومتی پارٹی کی شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ نکل آئیں گے، کیونکہ کراچی میں بہت ساری ایتھنک ٹینشنز بھی ہیں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اس کے علاوہ پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، ہزارہ وال بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ. اور کبھی کبھی آپس میں ٹینشن بھی ہوتی ہے. تو ایک قبائلی نوجوان کا وہاں پہ آنا اور جس طریقے سے اس قبائلی نوجوان سہیل آفریدی کو بلوچوں نے، پختونوں نے، پنجابیوں نے، اردو سپیکنگ نے،
वहां पे और भी जितने लोग रहते हैं, जिस तरीके से सब बाहर निकले और सब ने उसका इस्तकबाल किया, ये गैर मामूली मनाजर थे। और इसी चीज का जो है शायद मेरे ख्याल में एक सरप्राइज भी मिला है वहां की हुकूमत को। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सरप्राइज नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए ये तो एक बड़ी खुशाइन चीज है, क्योंकि ऐसी जमातें जो सबको इकट्ठा करती हैं वो तो वफाक की मजबूती का बायस बनती हैं। तो ओवरऑल जो सोहेल अफरीदी साहब का सिंध का ट्रिप था वो उसको आप कह सकते हैं कि गैर मामूली तौर पे वो कामयाब रहा। और कराची का जलसा जिस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई उसका उल्टा असर हुआ। और फिर आपने देखा कि लगा ऐसे कि जैसे पूरा शहर बाहर निकल आया, जिधर जिधर से सोहेल अफरीदी गुजरे हर जगह पे लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। जलसा गाह के करीब भी कई किलोमीटर तक लोग आपको नजर आए। तो एक कामयाब और भरपूर किस्म का उन्होंने शो किया। लेकिन अब भी मैं समझता हूं कि अगर लाहौर में सख्ती ना की जाती, पंजाब के अंदर जिस किस्म का माहौल है, अगर ऐसा माहौल ना होता तो कराची से ज्यादा लोग आपको लाहौर में नजर आते हैं। जी हाँ जी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि कराची से ज्यादा लोग लाहौर से निकलते। और जब भी कोई सूरत-ए-हाल तब्दील होगी आप देखेंगे कि कराची से ज्यादा लोग आपको लाहौर में भी नजर आएंगे। और ये शायद इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि ये जिधर जाएंगे लोग इनको ऐसे ही जो है वेलकम करेंगे। सोहेल अफरीदी आज कोयटा चला जाए तो आप देखेंगे कि कोयटा से भी ऐसे ही मनाजर आएंगे। वो कश्मीर चले जाएं, वो गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, वो जिधर जाएंगे लोग उनको ऐसे ही वेलकम करेंगे। और सोहेल अफरीदी की जो ताकत है वो मैंने आपको बता दी, वो सिंपल सी एक चीज है, इसमें कोई अलजबरा नहीं है, कोई इसमें ज्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे किसी दानिश्वर की जरूरत नहीं है कि वो आके मुझे समझाए, आपको समझाए, पूरी कौम को समझाए कि ये हो रहा क्या है। सिंपल सी चीज है। लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान के दिल में है, जो इमरान खान की ख्वाहिश है, जो इमरान खान साहब की जुबान पे है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं, सोहेल अफरीदी उसके मुताबिक चल रहा है। वो ना किसी से राब्ता कर रहा है, ना वो किसी से मरूब हो रहा है, ना वो किसी के साथ कोई डील करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान साहब एक चीज बार बार उन लोगों को कहते हैं जो जाके उनसे मिलते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि जी आपकी ताकत जो है वो आपका वोट है, आपके साथ आपकी आवाम का राब्ता है, रिश्ता है, उनका मैंडेट है। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के बरक्स अली अमीन साहब ने यह किया कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनसे अपना राब्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट लोगों से राब्ते, इंपॉर्टेंट सहाफियों से राब्ते, पहला इंटरव्यू किधर जाके दे दिया, दूसरा इंटरव्यू किधर जाके दे दिया। तो वो सारी इस किस्म की चीजें जो है ना, वो अली अमीन साहब अपनी तरफ से तो वो जो एक ट्रेडिशनल प्ले बुक थी उसके मुताबिक खेल रहे थे। लेकिन अगर आप सोहेल अफरीदी को देखें, सोहेल अफरीदी ने हर उस बंदे ने जिसने मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया उसको अपने साथ रखा, हर किसी को इज्जत दी, तमाम सहाफियों से मिले, तमाम अदीबों से मिले, दानिश्वरों से मिले, सियासतदान जो भी उनसे मिलता है उससे भी अच्छे तरीके से मिलते हैं। आपने देखा कि लाहौर में मुलाकातें की, कराची में मुलाकातें की, इस्लामाबाद में आके उन्होंने यहाँ पे सहाफियों से मुलाकातें की। कोई नाकिद है उनका, कोई कैसा है, हर किसी को उन्होंने एक्सेस भी दिया। और कोई एक जिसे कहते हैं ना एक्सक्लूसिव जोन नहीं बनाया कि जी सिर्फ इनसे मिलूंगा और उनसे नहीं मिलूंगा। और दूसरा कि बिला खौफ कि जनाब ये नहीं है कि कोई मुझसे सख्त क्वेश्चन कर लेगा, मुझसे मिल के पता नहीं क्या बात कर दे, नहीं, सबसे उन्होंने मुलाकात की, सबसे बात की और आवाम के अंदर जो है घुल मिल के। और दूसरी बात कि सोहेल अफरीदी साहब जो है ना वो आम बात करते हैं, जो आम शख्स समझ सकता है। बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो हमारे हुक्मरानों को तो बड़ी पसंद हैं, लेकिन आम आवाम जो है ना उनके मसाइल बड़े आम किस्म के हैं। लेकिन जो आम आवाम है हमारी तरह, उनको आम बात समझ आती है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा चीजें जो है वो समझ नहीं आती। पर एनीवे एक कामयाब दौरा वहां का हुआ और इस दौरे के बाद एक दफा दोबारा जो है हुकूमत मेरे ख्याल में बैठ गई होगी कि ड्राइंग बोर्ड सामने रख के कि अब दोबारा कैसे पीटीआई को खत्म किया जाए या पीटीआई का जोर कम किया जाए। और 3 साल की हुकूमती कारकर्दगी के बाद इस किस्म के विजुअल्स का वहां पे आना, मुझे ये लगता है कि यकीनन हुकूमती कैंप के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इदराक तो पहले भी है, पता है इन सबको कि किसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों का बाहर निकलना यकीनन काफी ज्यादा परेशान कुन होगा हुकूमती इत्तेहादियों के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ दानिश्वर, कुछ तजिया निगार, कुछ सहाफी अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आपको बता रहे होंगे कि ये कोई ज्यादा इंप्रेसिव शो नहीं था कराची का, लेकिन कैसा शो था अंदर से उनको भी पता है कि ये कितना इंप्रेसिव था या नहीं था।
अच्छा जी, ईरान में एहतजाज जारी है और ईरान ये कह रहा है कि इसराइल और अमेरिका ये करवा रहा है, और अमेरिका की जानिब से इस किस्म की इतलात भी हैं कि हो सकता है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दें। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम आपके अड्डों को निशाना बनाएंगे, मशरिक़ वस्ता में जो आपके अड्डे हैं उसके साथ साथ इसराइल के हम निशाना बनाएंगे अगर आपने हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो बताया ये जा रहा है कि 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 114 सरकारी अहलकार हलाक हुए हैं। उसके अलावा दीगर जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे उनकी हलाकतों की खबरें भी हैं, और कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमें कह रही हैं कि 400 से ज़्यादा वहाँ पे हलाकतें हो चुकी हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं कि जी 200 से ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन यकीनन वहाँ पे जानी नुकसान हुआ है इन प्रोटेस्ट के दौरान। और ईरान का ये मौक़िफ़ है, ईरान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये इसके पीछे, यानी कुछ लोग जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसराइल की और अमेरिका की मदद हासिल है और वो वहाँ पे गड़बड़ करवाना चाहते हैं, और ऐन मुमकिन है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के ईरान के अंदर टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ईरान ने यह कहा है अगर ऐसी हरकत की गई तो हम रिटेलिएट करेंगे और फौरन रिटेलिएट करेंगे, और खित्ते में जो अमेरिका के मुफादात हैं या अमेरिका के जो जिसे आप कह सकते हैं अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। अच्छा, उधर सदर ट्रंप साहब ने जनाब वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा को भी धमकी दे दी है कि आप हमारे साथ कोई डील कर लें, ये ना हो कि देर हो जाए। वो क्यूबा को भी धमकियां दे रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। ग्रीनलैंड को धमकियां दी जा रही हैं। डेनमार्क को कहा जा रहा है कि जी ग्रीनलैंड हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम ले लेंगे। सदर ट्रंप साहब का इस वक्त जो किरदार है उसकी वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। इवन के जो मगरबी लीडरान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप आप क्या कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं इससे यकीनन दुनिया का जो अमन है वो खतरे में पड़ सकता है। उससे पहले जो कुछ गजा में होता रहा, बार बार वहां पे जंग बंदी की रेजोल्यूशन आई अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, सब लोगों ने उसके हक में वोट दिया, लेकिन मसलसल ट्रंप इंतजामिया उसको रोकती रही, वीटो करती रही कि नहीं जनाब जारी रखे, वहां पे नेतन्याहू जो कर रहा है वो करता रहे। और दूसरी जानिब हमने ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया, और अब जो है ट्रंप को एक और शख्सियत ने भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है। वेनेजुएला की वो जो अपोजिशन लीडर है जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ये वो अपोजिशन लीडर है जो इसराइल की बड़ी हमायती है, और इसने कहा है कि जो ही मैं इक़्तिदार में आऊंगी सबसे पहला काम ये होगा कि वेनेजुएला के अंदर इसराइल का सफारत खाना खुलेगा। जी हाँ जी, ये बड़ी उनकी हमायती हैं, और अब ये कह रही हैं कि मैं अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो सदर ट्रंप के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये गार्डियन की खबर है सामने, मैं थोड़ी सी आपको इसकी तफसील बताता हूँ, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो नोबेल इंस्टीट्यूट है उसने रिजेक्ट किया है मारिया जो कोरिना है उनकी ऑफर कि वो अपना प्राइज ट्रंप के साथ शेयर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ट्रंप जिसने जाके दूसरे मुल्क से उस मुल्क का सदर अगवा कर लिया, उसकी बीवी को भी साथ अगवा कर लिया, उठा के अपने मुल्क में लेके आ गए। वहां की जो अपोजिशन लीडर है वो कहती है जो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिला है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ट्रंप के साथ। और ये जो हैं ये गजा के मामले पे, फलस्तीन के मामले पे जिनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर, ये जनाब बिल्कुल इसराइल के पीछे खड़ी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो कितनी ज्यादा मेहनत करके इन्होंने हासिल किया है। अच्छा जी, दूसरी जानिब सोमालिया की सालमियत की हमायत करते हैं इसराइली वजीर का सोमाली लैंड का दौरा तशवीशनाक है। खबर की थोड़ी सी तफसील भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि नायब वजीर आजम व वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने OIC वज़रा खारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा खारजा और OIC के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकातें की। वहाँ पे जनाब सोमाली लैंड जिसको इसराइल ने तस्लीम किया था उसके हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है। OIC के ममालिक ये कह रहे हैं कि सोमाली लैंड को आप कैसे जो है वो एज ए कंट्री उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो भाई मसला ये है कि इसराइल ने उसको रिकग्नाइज किया है, तो इसराइल जो गजा में कर रहा है, फलस्तीन में कर रहा है, वहां पे OIC ने क्या कर लिया है जो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी तशवीश है कि सोमाली लैंड के मामले के ऊपर। तो भाई गजा के मामले पे आपने क्या किया है, फलस्तीन के मामले पे आपने क्या किया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। हम तो वैसे ही ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं, और उसके बाद जो ट्रंप ने किया अगले दिन उसने वैसे ईरान के ऊपर हमले कर दिए थे, और अब वो पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। एनीवे OIC का जो किरदार है कश्मीर के मामले पे हो जाए या फलस्तीन के मामले पे हो जाए वो इंतहाई अफसोसनाक है।
انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مایوس کن ہے. کتنی دفعہ OIC ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر کھڑی ہوئی ہے. کیا کر رہا ہے مودی وہاں پہ پوری ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر کے اندر. وہاں پہ باہر سے لا کے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے. وہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اقلیت میں کر دیا جائے اور بہار سے ادھر سے ادھر سے لا کے لوگوں کو بسایا جائے. لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں. جو بھی بندہ وہاں پہ میٹرک یا FA کرتا ہے, اپنی میٹرک یا FA کی سند دکھائے, اس کو ڈومیسائل دے دیتے ہیں. یعنی باہر سے کوئی سرکاری ملازم آئے گا, اس کے 10 بچے ہوں گے, ان کا میٹرک وہاں سے ہوا, سب کو کشمیر کا ڈومیسائل مل جائے گا. تو وہ ڈیموگرافی وہاں پہ پوری چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی گزشتہ روز بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, پرکاش راج نے اس کے حوالے سے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ بھارت میں تیاری ہو رہی ہے سرکاری سطح پہ کہ وہاں پہ اقلیتوں کی نسل کشی کی جائے گی. اینی وے یہ وہاں پہ حالت ہے. پر کتنی دفعہ OIC نے اپنا کوئی کردار ادا کیا, تو OIC کتنی متحرک ہے یا کتنی افیکٹو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. فلسطین میں تو یہ کچھ کر نہیں سکے, تو اب صومالی لینڈ میں یہ کیا کردار ادا کریں گے, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.